हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए क्लास 10 इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो पिछले वर्षों के आए हुए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आंसर सहित यहाँ पे दिए जाएंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Did Lencho try to find out who had sent the money to him, why and why not? क्या लेंचो ने यह कोशिश की थी कि उसको पैसे किसने भेजे? अगर उसने कोशिश की तो क्यों, और नहीं की तो क्यों नहीं? आंसर, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम बिकॉज ही हैड फेथ इन गॉड। नहीं, लेंचो ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसको पैसे किसने भेजे, क्योंकि उसको भगवान पे भरोसा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? जो सेरेमनीज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? क्या जो कोई इंडिया में कोई ऐसी बिल्डिंग है जो सैंडस्टोन की बनी हुई? आपको उनके नाम बताना है। आंसर है, द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by Union buildings in Pretoria, the Red Fort, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस। तो जो सेरेमनीज हुई थी वो प्रिटोरिया में हुई थी, जो बिल्डिंग बनी थी वो सैंडस्टोन की बनी थी, और इंडिया में जो सैंडस्टोन से बनी बिल्डिंग है वह है रेड फोर्ट, लाल किला, जामा मस्जिद एंड पार्लियामेंट हाउस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, What made the woman in the control center to look at the narrator strangely? जो कंट्रोल सेंटर में जो वुमन थी वो नरेटर को अजीब से क्यों देखती है? आंसर, when the narrator asked her about the second aeroplane, this made the woman to look at the narrator strangely. जब लेखक ने जो नरेटर था उसने उस औरत से दूसरे एरोप्लेन के बारे में पूछा, तब वह औरत उसको अजीब से देखती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, What does a jackfruit like appearance means? जैक फ्रूट के समान दिखने का मतलब क्या है? आंसर, इट मीन्स फैट एंड प्लम्पी मैन। तो जैक फ्रूट के समान दिखना मतलब मोटा और फूला हुआ आदमी जो जैक फ्रूट के समान दिखता है उसको बताया गया है। तो वह फैट होता है, मोटा होता है और फूला हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? जो यंग सीगल था वह उड़ने से क्यों डर रहा था? आंसर, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। वह सीगुल इसलिए उड़ने से डर रहा था क्योंकि वह उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, उसकी पहली उड़ान थी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? जो एन थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, या उसके पास डायरी थी वो क्यों डायरी रखना चाहती है? आंसर, एन वॉन्ट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड्स। वह इसलिए डायरी रखना चाहती है क्योंकि उसके पास कोई भी दोस्त नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वॉट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट? जो गोवा के जो एल्डर्स रहते हैं वह किसके बारे में सोचते हैं? आंसर, दे आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड डेज। तो जो गोवा के जो एल्डर्स है, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वे पुराने अच्छे दिनों को याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज़ बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। तो कुर्ग जो है कर्नाटक राज्य का छोटा जिला है और यह मैसूर और बेंगलोर के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर? तो जो ऑटर था उसको मैक्सवेल का ऑटर क्यों कहा गया था? आंसर, the otter was named as Maxwell's otter because his race was unknown to science before it.
उसको इसलिए मैक्सवेल का ऑथर कहा गया क्योंकि वह साइंस को विज्ञान से अनजान था, इसलिए उसको मैक्सवेल का ऑथर कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो क्या है? डस्ट ऑफ स्नो इज अ पार्टिकल ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो बर्फ के कण हैं। पार्टिकल मतलब कण, ऑफ स्नो मतलब बर्फ के कण हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज फॉग कम? फॉग कैसे आता है? जो कोहरा है वो कैसे आता है? आंसर, फॉग कम्स साइलेंटली लाइक अ कैट। तो जो फॉग है वो चुपचाप बिल्ली के समान आता है। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द बॉल गो? जो बॉल थी, वो लड़का जो बॉल खेल रहा था, वह कहाँ चली जाती है? आंसर, द बॉल वेंट इनटू द वाटर। तो जो बच्चा बॉल खेल रहा था वह बॉल पानी में चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, वाई वॉज मिस्टर किसिंग एनॉयड विथ एन? व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू? तो मिस्टर किसिंग जो था एन से क्यों गुस्सा हो जाता है और उसको क्या करने को कहता है? आंसर, मिस्टर किसिंग वॉज एनॉयड विथ एन बिकॉज शी यूज्ड टू टॉक इन द क्लास। He asked her to write an essay on a chatterbox as a punishment. तो मिस्टर किसिंग एन से इसलिए गुस्सा हो जाता है क्योंकि वह क्लास में बहुत बातें करती है और उसको सज़ा के तौर में निबंध लिखने देते हैं और उसका टॉपिक रहता है वह चैटर बॉक्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा इज़? अमंडा कितने साल की है? आंसर, अमंडा मस्ट बी 9 to 10 years ओल्ड गर्ल। तो अमंडा जो है 9 से 10 साल की लड़की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम? जो पेड़ है वो कविता में जो पेड़ है वो कहाँ पर है? आंसर, द ट्रीज आर इन द हाउस ऑफ द पोएट। तो जो पेड़ है कविता में वो कवि के घर में ही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वॉज वल्लीज फेवरेट पास टाइम? वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था? वह किस तरह समय बिताती थी? आंसर, वल्लीज फेवरेट पास टाइम वॉज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर एंड वॉच इन द स्ट्रीट। तो वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो अपने दरवाजे के सामने खड़े रहकर बाहर गली में देखना था। तो इस तरह से वो अपना टाइम पास करती थी। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? कस्टर्ड जो था वो अलग पिंजरे के लिए क्यों रोता है? आंसर, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज बिकॉज ही वॉज कावर्ड। वह इसलिए सेफ केज की मांग करता है क्योंकि वह कावर्ड था। कावर्ड मतलब डरपोक। वह डरपोक था इसलिए अलग पिंजरे की मांग करता है। क्वेश्चन नंबर 21, वाई डज मिसेस हॉल फाइंड दी साइंटिस्ट एसेंट्रिक? जो मिसिस हॉल थी वो जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन था उसको शंका की नज़र से क्यों देखती थी? आंसर, मिसिस हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट एसेंट्रिक बिकॉज हिज अपीयरेंस वॉज अनकॉमन एंड हिज बिहेवियर वॉज वेरी रूड। वह इसलिए उसको शंका के नज़र से देखती है क्योंकि जो ग्रिफिन था उस वो देखने में अजीब लगता था और उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार भी दूसरों के प्रति रूड था। गवारों की तरह वह व्यवहार करता था। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट? तो एब्राइट की मदर उसको वैज्ञानिक बनने में कैसे मदद करती है? आंसर, रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम अ लॉट। शी बॉट हिम टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड कैमरा etc। तो एब्राइट्स की मदद थी, उसको बहुत मदद करती है। वह उसके लिए टेलीस्कोप भी लेके आती है, माइक्रोस्कोप और कैमरा, ये सब सुविधाएं उसको उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23,
वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। तो जो मंथली अकाउंट थे वह कहाँ पे लिखे जाते थे, जो बेकर के द्वारा जो मंथ का अकाउंट था वो कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते थे। आंसर है द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन द वॉल्स विथ पेंसिल। तो जो मंथली अकाउंट थे बेकर के द्वारा वह रिकॉर्ड किए गए थे, दीवारों पे पेंसिल्स के द्वारा लिखे जाते थे। उनका पूरा रिकॉर्ड दीवारों पे रहता था और वो पेंसिल से लिखते थे दीवारों पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज कुर्ग कंपेयर्ड टू हेवन। जो कुर्ग है उसकी तुलना स्वर्ग से क्यों की गई है। आंसर, कुर्ग इज कंपेयर्ड टू हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। तो कुर्ग की जो तुलना है वो स्वर्ग से की गई क्यों बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, उसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण उसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, वॉट वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। वली के लिए जो खुशी का जो अनएंडिंग जॉय था वो कारण क्या था उसका। आंसर, द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली वॉज द साइट ऑफ द बस इन हर विलेज। तो उसके लिए खुशी का जो कारण था अनएंडिंग जॉय का वह था बस को देखना। उसके गांव से जो बस गुजरती थी उस बस का दृश्य देखने से उसको अनएंडिंग जॉय मिलता था। क्वेश्चन नंबर 26, in the end of the lesson Mrs. Pumphrey says this is a triumph of surgery. Why? लेसन के अंत में मिसेस पम्फ्रे बोलती है कि दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ऐसा वो क्यों कहती है। आंसर, मिसेस पम्फ्रे थिंक्स दैट ट्रिकी's recovery is a triumph of surgery because within 2 weeks he was transformed into hard muscled animal from a fat one। वो इसलिए उसको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहती है क्योंकि विद इन 2 वीक्स 2 सप्ताह के अंदर ही जो ट्रिकी था उसका जो मोटा शरीर था उसको कठोर अच्छा हार्ड हट्टा कट्टा बना दिया गया था डॉक्टर हैरियट के द्वारा। तो इसलिए वो उसको ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी कहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन। जो इन था जो शॉप थी वहाँ पे क्या अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होते और क्या क्या अजीब चीज़ें वहाँ पे होती है। आंसर, फर्स्ट मिसिस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। सेकेंडली द हेड लेफ्ट अप एंड स्ट्रक हर फेस। थर्डली द चेयर वॉज मूविंग। तो उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग जो इनमें होती है कि वह अजीब आवाज़ सुनती है, घर के अंदर जब खोलती दरवाज़ा तो घर के अंदर कोई नहीं रहता, रूम खाली रहता है। और उसने टोपी को ऊपर उछलते हुए देखा, उसके चेहरे पे आके लगती है वो टोपी। वो चेयर को कुर्सियों को भी इधर उधर हिलते हुए वो देखती है। तो ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इनमें होती है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। मंडेला की जो भूख थी आज़ादी के लिए कैसे उसका जीवन बदलती है। आंसर, as a student he wanted freedom for himself, but slowly his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. He joined the African National Congress and fought for the freedom. शुरू में जब वह विद्यार्थी था मंडेला तब वह खुद की आज़ादी के लिए सोचता था, वह चाहता था कि वो खुद को उसको आज़ादी मिले। पर जैसे वो बड़ा हुआ समझदार हुआ तो उसको अपने लोगों की आज़ादी की एक तरह से भूख लग गई थी। वह चाहता था कि उसके अपने लोग भी आज़ादी की ज़िंदगी जिए और वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करता है और उन लोगों की आज़ादी के लिए लड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट।
जो कोडाओ पीपल थे कुर्ग के, उनकी उत्पत्ति के बारे में, उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई, उनकी कहानी क्या है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द ऑथर, द कोडाओ पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब्स। तो लेखक के अनुसार जो कोडाओ पीपल है उनकी जो उत्पत्ति या तो ग्रीक या अरब से मानी जाती है। अ पार्ट ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड देयर व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न बैक। और यह भी माना जाता है कि एलेक्जेंडर की वंशज भी वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि जब एलेक्जेंडर की आर्मी वहाँ से गुजर रही थी तो कुछ सैनिक वहाँ पे उसकी सेना सेटल हो गई थी। जब उनको वापस रिटर्न होने में, वापस अपने देश लौटने में मुसीबत आ रही थी, दिक्कत आ रही, तो एलेक्जेंडर की आर्मी के कुछ जवान वहीं पे कुर्ग में सेटल हो जाते हैं। तो जो कुर्ग के जो कोडाव पीपल है उनको ग्रीक्स, अरब और एलेक्जेंडर की वंशज के लोग भी माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मुख्य बिंदु, केंद्र बिंदु लिखना है। आंसर, द पोएम फायर एंड आइस इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। Here, fire stands for desire and ice stands for hatred। तो जो सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस का, इसमें जो है यह पोएम फायर एंड आइस, यह लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और इस पोएम में जो फायर है, फायर का प्रयोग किया गया है डिज़ायर, लोगों की इच्छाओं के लिए, एंड आइस स्टैंड्स फॉर हेट्रेड, और आइस का जो प्रयोग किया गया वो नफरत के लिए। तो इस फायर एंड आइस में हम देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि दुनिया का अंत दो चीज़ों से होगा, या तो आइस से होगा या तो फायर से। तो फायर का मतलब यहाँ पे बताया गया है डिज़ायर, और आइस का मतलब बताया है लोगों से नफरत करना। तो या तो लोगों की इच्छाओं से या नफरत से दुनिया का अंत होगा। तो यह थे हमारे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे और अपडेट आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।